चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब तक की इन क्लासेस के अंदर हमने वीड मैनेजमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्लास के अंदर हमने वीड मैनेजमेंट के अंदर क्या पढ़ा था, वीड क्या होता है, वीड के बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या हैं। उसके बाद में वीड का क्लासिफिकेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। वीड के क्लासिफिकेशन के बाद में हमने उसके डॉर्मेंसी के बारे में बात किया, एलिलोपैथी के बारे में बात किया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया, ठीक है। क्रॉप वीड कंप्रेशन के बारे में बात किया, क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीड कंप्रेशन के बारे में बात किया। फिर किस तरीके से वीड अपना डिसेमिनेशन करते हैं तो उसके अंदर ऑटोकोरी और एलोकोरी मैकेनिज्म के बारे में बात किया, जिसके अंदर हमने पेपर्स हो गया, बैलून हो गया, ठीक है, विंग हो गया, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, ऑटोकोरी के अंदर आती है। एलोकोरी के अंदर हमने एजेंट के बारे में बात किया, जिस तरीके से मैंने कहा था कि जो लेंटेना कैमरा है उसका डिसेमिनेशन जो है वो कौन करती है, इंडियन मैना करती है, चाइनीज टूट लव करता है, ठीक है। गुड इवनिंग डियर विक्रम। उसके बाद में हमने बात किया था कि जो वीड का इन्फेस्टेशन है उनको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक अप्रोच पढ़ी जिसका नाम था इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट के अंदर हमने प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में, हाँ, प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है, प्रिवेंटिव के बाद इरेडिकेशन, इरेडिकेशन के बाद में कंट्रोल मेथड्स के बारे में बात किया था। और कंट्रोल मेथड्स के अंदर हमने फर्स्ट वन बात किया था फिजिकल और मैकेनिकल कंट्रोल, देन फिजिकल मैकेनिकल, उसके बाद में एग्रोनॉमिक या इकोलॉजिकल या कल्चरल मेजर्स। उसके बाद में हमने बात किया था किसके बारे में, बायोलॉजिकल कंट्रोल, जिसके अंदर हमने दो अप्रोच पढ़ी थी, एक क्लासिकल थी या उसे हम इनोकुलेटिव अप्रोच बोलते हैं, एक जो है आपका ऑगमेंटिव या इनुंडेटिव अप्रोच था, ठीक। इसके अंदर ही हमने बायोलॉजिकल एजेंट के जो है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में बात किया था। इसके अंदर हमने पैराबायोलॉजिकल वीड कंट्रोल के बारे में बात किया, जिसके अंदर डिफरेंट इंसेक्ट का यूज हम जो है वीड कंट्रोल के लिए करते हैं, जो आपको याद रखना है। कुछ फंगस थे, कुछ माइट्स थे, कुछ फिश थी जो वीड कंट्रोल करने का काम करती थी। इसके बाद हम आए केमिकल कंट्रोल पर, और केमिकल कंट्रोल में हमने कहा कि कोई भी केमिकल जो हर्बिसियस प्लांट को किल करता है उसको हम हर्बिसाइड बोलते हैं, जो कि एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। उसके अंदर हमने फर्स्ट सिलेक्टिव हर्बिसाइड की बात करें तो डीएनओसी के बारे में बात किया था। फर्स्ट सिलेक्टिव ऑर्गेनिक हर्बिसाइड की बात करें 2,4-D के बारे में बात किया था, जिसके अंदर भी हमने कई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कि 2,4-D को सबसे पहले सिंथेसाइज पोकोर्नी ने किया था। फिर इसकी ग्रोथ जो प्रॉपर्टीज है, ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर्टीज है, वो किसने बताया था, हिचकॉक और जिमरमैन ने बताया था। लेकिन मार्थ एंड मिशेल आए 1942 में, यूएसए के रहने वाले थे, उन्होंने कहा कि ये एक हर्बिसाइड के रूप में काम करता है। लेस देन 20 ppm कंसंट्रेशन में अगर हम 2,4-D को यूज करते हैं तो एक ग्रोथ हार्मोन के रूप में काम करता है, और मोर देन 20 ppm अगर हम यूज करते हैं तो ये हर्बिसाइड के रूप में काम करता है। इसी के अंदर हमने जो है हर्बिसाइड के कुछ क्लासिफिकेशंस देखे थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद में हर्बिसाइड का क्लासिफिकेशन होने के बाद हमने फॉर्मुलेशंस के बारे में बात किया। फॉर्मुलेशन के अंदर जो है हमने वेटेबल पाउडर क्या होता है, सोल्यूबल पाउडर क्या होता है, लिक्विड सस्पेंशन क्या होता है, इमल्सिफायर कंसंट्रेट क्या होता है, इनके बारे में बात की थी। एडजेंट्स क्या होते हैं, क्रॉप प्रोटेक्टेंट या सेफनर्स किसे कहा जाता है, क्रॉप प्रोटेक्टेंट या सेफनर्स को ही हम एंटीडोट्स बोलते हैं, उसके बारे में हमने बात किया। ये दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं और इंटरनल होते हैं, ठीक है। फैक्ट्री मिक्स के अंदर जो केमिकल्स ऐड किए जाते हैं जो क्रॉप को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं वो इंटरनल होते हैं। क्या होते हैं, इंटरनल एंटीडोट के रूप में काम करते हैं। ये चीज क्लियर थी। इसके बाद में हमने एक कमर्शियल प्रोडक्ट जो है हर्बिसाइड, उसका कैलकुलेशन कैसे करना है उसके बारे में बात किया था। लास्ट क्लास के अंदर हमने हर्बिसाइड सिलेक्टिविटी के बारे में बात किया था। हमने रीजन देखे थे कि कौन कौन से ऐसे प्रकार हैं जिससे केवल और केवल वीड किल होता है, क्रॉप पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसके अंदर हमने एक्टिविटी क्या होती है, सिलेक्टिविटी क्या होती है, सिलेक्टिविटी इंडेक्स क्या होता है, फिर एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस मीनिंग अभी बात करेंगे मोहित उसके बारे में भी, ठीक है। इसके अंदर जो है हमने काइंड ऑफ सिलेक्टिविटी के बारे में बात किया था। तो हमने कहा कि डेप्थ प्रोटेक्शन सिलेक्टिविटी हो सकती है, या कोई मेथड ऑफ एप्लीकेशन कैसा है उसकी वजह से सिलेक्टिविटी हो सकती है, अर्थपोर्ट की वजह से सिलेक्टिविटी हो सकती है, पॉलीथीन सीड की वजह से सिलेक्टिविटी हो सकती है। तो ये सारी चीजें किस प्रकार की सिलेक्टिविटी में आता है, फिजिकल सिलेक्टिविटी के अंदर आता है। किसी पर्टिकुलर हर्बिसाइड की केमिकल स्ट्रक्चर में अगर चेंजेस होगा और उसकी वजह से सिलेक्टिविटी में भी अगर चेंजेस होते हैं तो उसको हम बोलते हैं केमिकल सिलेक्टिविटी। केमिकल और आपके प्लांट के बीच में इंटरेक्शन होने की वजह से जो सिलेक्टिविटी गवर्न होती है उसको हम बायोकेमिकल सिलेक्टिविटी बोलते हैं, ट्रू सिलेक्टिविटी कहा जाता है, जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म आता है और एक रिवर्स मेटाबॉलिज्म आता है। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि प्लांट के अंदर जैसे हमने स्प्रे किया और टॉक्सिक फॉर्म में था, लेकिन प्लांट के अंदर जाने के बाद नॉन टॉक्सिक फॉर्म में हो जाता है, जबकि रिवर्स मेटाबॉलिज्म क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है। इसके बाद हमने क्रोनोलॉजिकल सिलेक्टिविटी के बारे में बात किया था कि हम अगर मान लीजिए मेथड ऑफ टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड को अगर हम चेंजेस करते हैं तो उसकी वजह से भी सिलेक्टिविटी गवर्न होती है, जिसका हमने बेस्ट एग्जांपल की बात की थी पैराक्वाड। पोटैटो के अंदर 2 to 5% जर्मिनेशन तक, पोटैटो का जर्मिनेशन अगर 2 से 5% हो रखा है, उस कंडीशन के अंदर पैराक्वाड अगर हम करेंगे तो क्या होगा,
सेलेक्टिव के रूप में काम करेगा, या फिर 15 दिन के पहले पहले प्लांटिंग के 15 दिन के अंदर अंदर अगर हम करेंगे सेलेक्टिव के रूप में काम करता है, लेकिन 15 दिन के बाद अगर हम पैराक्वाट का एप्लीकेशन करते हैं तो नॉन सेलेक्टिव के रूप में काम करता है। यहां तक क्लियर है। अब एक पॉइंट और मैं यहां पर आपको ऐड करना चाहता हूं, कल शायद मैंने नहीं किया था, कि जो इंटरनल एंटीडोट्स होते हैं, इंटरनल एंटीडोट की बात करें तो नेप्थलिक एनाहाइड्राइड हो सकता है, R2578 हो सकता है, R43089 हो सकता है, कई प्रकार के थे। ठीक है, तो जहां आपने बायोकेमिकल सेलेक्टिविटी लिखा है उसके अंदर लिख लेना इंटरनल एंटीडोट इज अ टाइप ऑफ बायोकेमिकल सेलेक्टिविटी, जबकि एक्सटर्नली एंटीडोट जो है, एक्सटर्नल एंटीडोट जो है इज अ एग्जाम्पल या टाइप बोल सकते हो, टाइप ऑफ फिजिकल सेलेक्टिविटी। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक्सटर्नल एंटीडोट जो है, एक्सटर्नल एंटीडोट का मतलब क्या हो गया? चारकोल। कौन? चारकोल। तो चारकोल जो है किस प्रकार की सिलेक्टिविटी गवर्न करता है? तो किस प्रकार की करता है? फिजिकल सेलेक्टिविटी। जबकि अगर हम इंटरनल एंटीडोट की बात करते हैं तो किस प्रकार की सिलेक्टिविटी को कोज करता है? बायोकेमिकल सिलेक्टिविटी। मैंने कहा था कि इंटरनल एंटीडोट ऐसे केमिकल्स होते हैं जो क्रॉप को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन हम उनका मिक्सचर किसके साथ करते हैं? हर्बिसाइड के साथ करते हैं। तो यहां पर देखिए, एंटीडोट का मतलब था सेफनर या प्रोटेक्टेंट, और अ टाइप ऑफ बायोकेमिकल सिलेक्टिविटी। बायोकेमिकल सिलेक्टिविटी का मतलब ये हो गया कि क्रॉप प्लांट तो इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन आपका वीड प्लांट किल हो जाता है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एन हर्बिसाइड, उसके मेटाबॉलिज्म या रिवर्स मेटाबॉलिज्म की वजह से। तो इंटरनल एंटीडोट जो है वो किस प्रकार का है? बायोकेमिकल सेलेक्टिविटी का एक टाइप है या एग्जाम्पल है। जबकि एक्सटर्नल एंटीडोट यानी चारकोल किस प्रकार का है? फिजिकल सेलेक्टिविटी का है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रहेंगे। इसके बाद में मार्केट में जब भी आप गए होंगे तो आपने जब भी कोई पॉइजन खरीदा होगा, वैसे अभी तो मौका नहीं मिला होगा पॉइजन खरीदने का, खरीदेगा? चलो ठीक है। चलो, मार्केट में या कभी बाजार में गए होंगे तो चूहे मारने की दवा आपने जरूर देखी होगी। ठीक है, मार्केट में कई सारे लोग लेके घूमते रहते हैं चूहे मारने की दवा। उसके अंदर आपने एक इस प्रकार का जो है, इस प्रकार का एक साइन देखा होगा, जिसके अंदर या फिर कोई भी आप पॉइजन प्रोडक्ट जब मार्केट में खरीदते हो तो इस प्रकार का एक नीचे जो है त्रिभुज लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसका रंग अलग अलग होता है। कभी येलो कलर का आपने देखा होगा, कभी ग्रीन देखा होगा, कभी रेड देखा होगा, कभी ब्लू देखा होगा। एक बार हम बात करते हैं इसके बारे में। एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं पिक्टोग्राम। क्या कहा जाता है? पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम जो है क्या होता है? अ सिंबल ऑफ वार्निंग, अ सिंबल ऑफ वार्निंग ऑफ अ पॉइजन। कि एक पॉइजन के अंदर जो है वार्निंग सिंबल जो है उसे हम क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिक्टोग्राम। यदि मैं हर्बिसाइड की बात करूं तो हर्बिसाइड भी एक क्या है? पॉइजन है। क्या है? पॉइजन है, जो किसको किल करता है? हर्बेसियस प्लांट को किल करता है। तो इसके लिए भी कोई ना कोई पिक्टोग्राम होगा। पिक्टोग्राम का मतलब कोई ना कोई सिंबल होगा। ठीक है, तो हर्बिसाइड्स के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो सिंबल होता है डायमंड शेप का। किस शेप का होता है? डायमंड शेप पिक्टोग्राम। डायमंड शेप पिक्टोग्राम, इसका मतलब समझे कि जो वार्निंग सिंबल है वो किस शेप का है? डायमंड शेप का। डायमंड की अगर हम बात करते हैं तो डायमंड अच्छे से तो नहीं बनेगा, लेकिन इस तरीके का डायमंड होता है, आपने देखा होगा, यही होता है डायमंड। इस डायमंड के बीच में अगर मान लीजिए मैं इस तरीके से डिवाइडेशन कर दूं तो ये तो क्या था? एक डायमंड था, डायमंड। एक बीच में हमने रेखा खींच दी तो इसने डायमंड को कितने त्रिभुज में डिवाइड कर दिया? दो त्रिभुज में, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ऊपर वाले त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे? अपर ट्राइंगल। क्या बोला जाएगा? अपर ट्राइंगल। और नीचे वाले को क्या कहा जाएगा? लोअर ट्राइंगल। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, एक बार देखना, एक क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ पेस्टिसाइड। किसी पर्टिकुलर पेस्टिसाइड की
कितनी टॉक्सिसिटी है उसका एक क्लासिफिकेशन है, उसकी कुछ क्लासेस है। इन क्लासेस को हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्लास। कितनी क्लासेस हो गई? 4 क्लासेस हो गई। इन 4 क्लासेस के अंदर ये तो हो गई क्लास। अब टॉक्सिसिटी लेवल की बात करते हैं। टॉक्सिसिटी लेवल, जो फर्स्ट क्लास है वो क्या है? एक्सट्रीम टॉक्सिक। क्या है? एक्सट्रीम टॉक्सिक। सेकेंड हो जाएगा हाई टॉक्सिक, फिर हो जाएगा आपका मॉडरेट टॉक्सिक, मॉडरेट टॉक्सिक, और फिर हो जाएगा स्लाइट टॉक्सिक, स्लाइट टॉक्सिक। समझ में आया यहां तक? अब आपने देखा कि जो पिक्टोग्राम है, मतलब जो आपका डायमंड है, इस डायमंड के अंदर 2 ट्राइंगल थे, एक अपर ट्राइंगल था और एक लोअर ट्राइंगल था। किसी भी पर्टिकुलर पेस्टिसाइड प्रोडक्ट के अंदर, या हम कहें कि हर्बिसाइड की हम बात कर लेते हैं, तो उस हर्बिसाइड की जो पॉइजनस लेवल है वो कितना हानिकारक है, यानी उसका जो सिंबल ऑफ कलर है वो कौन सा ट्राइंगल इंडिकेट करता है? लोअर ट्राइंगल करता है। कौन सा करता है? लोअर ट्राइंगल। तो यहां पर हम लिख सकते हैं लोअर ट्राइंगल, लोअर ट्राइंगल। लोअर ट्राइंगल के अंदर इसमें लिखा रहेगा रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन। ठीक है, आप मार्केट में हर्बिसाइड खरीदने गए, अगर उस हर्बिसाइड के लोअर ट्राइंगल में क्या है? ग्रीन है। ग्रीन कलर अगर है तो उसका मतलब क्या है? ये स्लाइटली टॉक्सिक है। ब्लू कलर है मतलब मॉडरेट टॉक्सिक है। येलो कलर है मतलब हाईली टॉक्सिक है। और रेड कलर है तो मतलब क्या है? एक्सट्रीम टॉक्सिक। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? इसके बाद में अपर ट्राइंगल जो है उसमें क्या मेंशन रहेगा? अपर ट्राइंगल। अपर ट्राइंगल की बात करते हैं तो यहां पर लिखा रहेगा पॉइजनस। क्या लिखा रहेगा? पॉइजनस। यहां पर भी लिखा रहेगा पॉइजनस, और यहां लिखा रहेगा डेंजर, और यहां लिखा रहेगा डेंजर। ठीक। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपको याद रखना है वो है LD50। क्या है? LD50। इसकी LD50 होती है 50 से कम, इसका होता है 51 से 51 से 500, और इसकी होती है 501 से 5000, और इसकी होती है 5000 से ज्यादा। ठीक है, यहां पर हम लिख रहे हैं ये किस में है? मिलीग्राम में। किस में है? मिलीग्राम में। अभी हम समझेंगे कि LD50 क्या होता है। एक बार एक इस चार्ट को देखिए आप, कि यहां पर लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ पेस्टिसाइड। कितनी क्लासेस हैं? 4 क्लासेस है। ठीक है, किसी भी पेस्टिसाइड की टॉक्सिसिटी की कितनी क्लासेस होती है? 4 क्लासेस। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। याद रखना है, फर्स्ट क्लास क्या होगी? एक्सट्रीम टॉक्सिक होगी। सेकंड हाई, मॉडरेट और स्लाइट। क्लियर है? क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो उस लाइन से पूछा जाएगा कि जो एक्सट्रीम टॉक्सिक पेस्टिसाइड होता है या हर्बिसाइड होता है, उसका जो लोअर ट्रायंगल का कलर होता है वो किस कलर का होता है? तो किस कलर का है? याद रखना है आपको एक वर्ड RYBG। क्या याद रखना है? RYBG। सबसे पहले राहुल से स्टार्ट करना है। ठीक है, यानी रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन। तो रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन। जो अपर ट्राइंगल है उसमें क्या लिखा रहेगा? पॉइजनस। इधर भी पॉइजनस, लेकिन दोनों में क्या लिखा रहेगा? डेंजर और डेंजर। क्लियर है? LD50 की बात करें तो इसका कितना है? 50 से कम। इसका कितना है? 51 to 500। इसका कितना है? 501 to 5000 और 5000 से ज्यादा। क्लियर है? बाकी के आपको तीनों लाइनें तो समझ में आ रही है, लेकिन लास्ट वाली लाइन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि LD50 क्या होता है। इसको एक बार समझते हैं। LD50 की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म होती है लेथल डोज। क्या होता है? लेथल डोज 50, या इसे कहा जाता है, एक और नाम इसका, नोन एज LC50। क्या कहा जाता है? LC50 या लेथल कंसंट्रेशन 50। लेथल कंसंट्रेशन 50। LD50 या लेथल डोज 50 या फिर लेथल कंसंट्रेशन 50 का मतलब क्या है? कि अमाउंट ऑफ हर्बिसाइड। क्या? अमाउंट ऑफ हर्बिसाइड विच इज रिक्वायर्ड टू किल 50% टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ? वीट प्लांट को। जैसे मान लो 100 प्लांट यहां पर है, ठीक है, 100 प्लांट वीट के हैं। इन 100 प्लांट में से कितने परसेंट को? 50% को किल करने के लिए आपको हर्बिसाइड की कितनी मात्रा की आवश्यकता है? वो क्या कहलाता है? LD50 कहलाता है। क्या कहलाता है? LD50। लेथल डोज 50 का मतलब हो गया कि अमाउंट ऑफ हर्बिसाइड विच इज रिक्वायर्ड टू किल द 50% पॉपुलेशन या 50% टारगेट पॉपुलेशन इस नोन एज LD50 या लेथल कंसंट्रेशन 50 कहा जाता है। जैसे कि मैं यहां पर 2 हर्बिसाइड का एग्जांपल देता हूं। जैसे कि एक हर्बिसाइड है जिसका नाम है A और एक है जिसका नाम है B।
अगर आप ए हर्बिसाइड की मान लीजिए 50 मिलीग्राम मात्रा को यूज करते हो और इसकी 100 मिलीग्राम मात्रा को यूज करते हो, ठीक है, 50 मिलीग्राम मात्रा को यूज करने के बाद में ये कितने पॉपुलेशन को किल करता है? 50% को। और बी वाला जो है कितनी मिलीग्राम यूज करोगे? 100 मिलीग्राम यूज करोगे तब कितने को किल करेगा? 50% पॉपुलेशन को किल करेगा। यदि ए हर्बिसाइड की LD50 की बात करें तो कितनी ग्राम होगी या कितना होगा? 50। ए का कितना होगा? 50 मिलीग्राम। बी का कितना होगा? 100 मिलीग्राम। अगर मैं आपसे पूछूं कि टॉक्सिसिटी लेवल किसका ज्यादा है? ए का ज्यादा है। यदि एक और हर्बिसाइड होता जो केवल जिसकी 10 मिलीग्राम concentration sufficient to kill the 50% target population, it means ये सी वाला जो है वो और ज्यादा टॉक्सिक होता। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि लेथल डोज की मात्रा जिस हर्बिसाइड के लिए, जिस पेस्टिसाइड के लिए जितनी कम होगी वो उतना ही ज्यादा क्या होता है? टॉक्सिक होता है। ये चीज क्लियर है? लेथल डोज 50 का मतलब क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ हर्बिसाइड विच इज रिक्वायर्ड टू किल द 50% टारगेट पॉपुलेशन इज नोन एज अ लेथल डोज कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? लेथल डोज। ये जो 50 है, ये 50 लिखा हुआ है टारगेट पॉपुलेशन के लिए। किसके लिए है? टारगेट पॉपुलेशन के लिए। आप किसको किल करना चाहते हो? जैसे इंसेक्ट के केस में इंसेक्टिसाइड की बात करें तो 50% टारगेट इंसेक्ट्स को किल करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड की रिक्वायर्ड है वो क्या कहलाता है? लेथल डोज 50। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ हर्बिसाइड, अमाउंट ऑफ हर्बिसाइड required to kill 50% टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन हमेशा क्या होंगे हर्बिसाइड्स के लिए? वीड प्लांट्स होंगे। ये चीज क्लियर है? यहां तक समझ में आया? यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं कि LD50 वैल्यू इनवर्स विद द टॉक्सिसिटी। इसका मतलब सही है, जितनी LD50 वैल्यू कम होगी उतना ही वो क्या होगा? टॉक्सिक होगा। समझ में आया क्या यहां तक? एक बार आप इनको लिखिए, एक बार लिखिए इनको। पिक्टोग्राम, अ सिंबल ऑफ वार्निंग ऑफ अ पॉइजन, या वार्निंग सिंबल आप लिख लीजिए। आपसे पूछा जा सकता है हर्बिसाइड के लिए वार्निंग सिंबल किस शेप का होता है? डायमंड शेप का होता है। ठीक है, टॉक्सिसिटी के कलर को कौन रिप्रेजेंट करता है? लोअर ट्रायंगल करता है। ठीक है, पॉइजनस है या डेंजर है उसको कौन इंडिकेट करता है? अपर ट्रायंगल करता है। ठीक है, लिखा क्या ये? लिख लिया? लिखो लिखो। लिखा? चलो, ये क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ पेस्टिसाइड, इसको एक बार मेंशन कर लीजिए। एंटोमोलॉजी में भी शायद आप लोगों को ये बताया होगा सर ने, सेम बताया उन्होंने या कुछ मॉडिफिकेशन था? LD50 ना, याद रखना लेथल डोज 50 को LC50 भी बोलते हैं, लेथल कंसंट्रेशन 50 भी बोला जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ पेस्टिसाइड, एक्सट्रीम टॉक्सिक, हाई टॉक्सिक, मॉडरेट टॉक्सिक और स्लाइट टॉक्सिक। कलर जो है पूरी एग्रोनॉमी के अंदर हमने 2 बार पढ़े, एक लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन में पढ़ा है और एक टॉक्सिसिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स के क्लासिफिकेशन में पढ़ा है। क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स, एक्सट्रीम टॉक्सिक, हाई टॉक्सिक, मॉडरेट टॉक्सिक और स्लाइट टॉक्सिक। लोअर ट्रायंगल रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन। अपर ट्रायंगल पॉइजनस, पॉइजनस, डेंजर, डेंजर। LD50 वैल्यू जो है एक्सट्रीम टॉक्सिक होता है, उसकी 50 से कम होती है।
51 to 500, 501 to 5000 or more than 5000. Classification of toxicity of pesticide. मैंने जब प्लांट न्यूट्रिएंट आपको पढ़ाया था तो दो टर्म पढ़ाई थी, एक टॉक्सिसिटी होती है और एक एक्सेस होता है। एक एक्सेस होता है, एक टॉक्सिसिटी होती है। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक टॉक्सिसिटी बताया था और एक एक्सेस बताया था, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, टॉक्सिसिटी का मतलब ये हो गया कि इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन हो गई कि उसकी वजह से क्रॉप प्लांट के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट कॉज हो रहे हैं। ठीक है, यानी उसकी कहीं ना कहीं जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट था उसके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट हो रहे हैं। उस कंसंट्रेशन को हम क्या बोलेंगे? टॉक्सिसिटी लेवल कहा जाता है। एक्सेस का मतलब है कि कोई न्यूट्रिएंट जो है अपनी ऑप्टिमम कंसंट्रेशन से जब ज्यादा हो जाता है तो दूसरे न्यूट्रिएंट एलिमेंट की क्या करता है? कर देता है, डिफिशियंसी कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेस। ठीक है, लिखा आपने ये? चलो, इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना, स्प्रे वॉल्यूम क्लासिफिकेशन। स्प्रे वॉल्यूम क्लासिफिकेशन। स्प्रे करने के लिए जो आप वॉल्यूम बनाते हो उस वॉल्यूम के बेसिस पे स्प्रे को जो है वो क्लासिफाई किया गया है। मेनली जो है दो अलग अलग क्लासिफिकेशन है, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन है वो है हाई वॉल्यूम स्प्रे, एक होता है लो वॉल्यूम स्प्रे, और एक होता है अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे। मान लो 1 हेक्टेयर के अंदर स्प्रे करने के लिए जो है आप जो स्प्रे यूज कर रहे हो, यानी जो स्प्रे वॉल्यूम है वो कितना है? 5 to 400 लीटर पर हेक्टेयर है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लो वॉल्यूम स्प्रे कहा जाएगा। कौन सा कहा जाएगा? लो वॉल्यूम। अब यहाँ पर दो रेंज पता लगे, एक तो 5 से 400। अगर 400 लीटर पर हेक्टेयर से ज्यादा होगा, 400 लीटर पर हेक्टेयर से ज्यादा होगा तो वो क्या कहलाता है? हाई वॉल्यूम। और 5 लीटर पर हेक्टेयर से अगर कम होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? अल्ट्रा लो वॉल्यूम। क्या कहा जाएगा? अल्ट्रा लो वॉल्यूम। लो वॉल्यूम क्या है? 500 to 400 लीटर पर हेक्टेयर, उसे हम क्या बोलते हैं? लो वॉल्यूम स्प्रे। अल्ट्रा लो वॉल्यूम कब बोलेंगे? जब 5 से कम होगा। हाई कब बोलेंगे? जब 400 से ज्यादा होगा। यानी आपको क्या याद रखना है? ये बीच वाला अगर आपको पता है तो दोनों आप बता सकते हो। ठीक है, इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, लो वॉल्यूम स्प्रे की अगर हम बात करते हैं तो लो वॉल्यूम स्प्रे दो प्रकार का होता है। एक होता है ग्राउंड एप्लीकेशन के लिए, ग्राउंड एप्लीकेशन के लिए, एक होता है एरियल एप्लीकेशन के लिए। ग्राउंड एप्लीकेशन और एरियल एप्लीकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा कंसंट्रेशन में या लीटर वॉल्यूम स्प्रे में थोड़ा सा है, 100 से 200 लीटर पर हेक्टेयर, और इसकी होती है 15 to 75 लीटर पर हेक्टेयर। आप कहोगे सर लो वॉल्यूम स्प्रे तो 5 से 400 हो रहा है तो इसके बीच में क्लासिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर ग्राउंड एप्लीकेशन अगर आप कर रहे हो और स्प्रे डोज कितना ले रहे हो? 100 से 200 ले रहे हो, तो ये किसके बीच में आ रहा है? 5 से 400 के बीच में आ रहा है, यानी किस कैटेगरी का होगा? लो वॉल्यूम। लेकिन जो ग्राउंड के अंदर जो या फिर सरफेस पर, सोइल सरफेस पर जो इंसेक्ट्स होते हैं या जो वीड प्लांट्स होते हैं उनको किल करने के लिए जो हम 1 हेक्टेयर के अंदर स्प्रे करते हैं वो कितना करते हैं? 100 से 200 लीटर करते हैं। तो ये किस कैटेगरी के अंदर आएगा? लो वॉल्यूम के अंदर। एरियल इंसेक्ट की अगर हम बात करते हैं या एरियल एप्लीकेशन की हम बात करते हैं तो कितना है? 15 से 75 लीटर। 15 से 75 लीटर भी किस कैटेगरी का है? 5 से 400 के बीच का है। 100 से 200 भी किस बीच का है? 5 से 400 के बीच का है। मतलब ग्राउंड एप्लीकेशन और एरियल एप्लीकेशन दोनों किसके पार्ट होंगे? लो वॉल्यूम स्प्रे के। वॉल्यूम स्प्रे 3 प्रकार का है, आपको बीच वाला याद रखना है कौन सा है? 5 से 400। 5 से कम है तो अल्ट्रा लो वॉल्यूम, 400 से ज्यादा है तो हाई। क्लियर है? लो वॉल्यूम के अंदर दो कैटेगरी है, ग्राउंड एप्लीकेशन और एक आपका एरियल है। ग्राउंड के अंदर क्या है? 100 से 200 लीटर है, जबकि एरियल एप्लीकेशन में 1 हेक्टेयर के अंदर एरियल एप्लीकेशन करना है तो वॉल्यूम हमें कितना रिक्वायर्ड है? 15 से 75 लीटर रिक्वायर्ड होता है। ये चीज क्लियर है? एक आपने सबने देखा होगा कि अधिकतर फार्मर्स जो स्प्रे करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, आपने नैपसेक स्प्रेयर का नाम सुना होगा। स्प्रेयर की बात करते हैं तो
नैपसैक स्प्रे, देखा है आप लोगों ने? ये सबने देखा होगा ना। नैपसैक स्प्रे क्या होता है? पीठ पर जो दो प्रकार के होते हैं आजकल, तो ऑटोमेटेड होता है और दूसरा भी होता है, ठीक है। नैपसैक स्प्रे से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नैपसैक स्प्रे की जो कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी जो है नैपसैक स्प्रे की, वो कितनी होती है? कितनी होती है? वेरी गुड। अगर आपसे केवल ऐसे डिजिट देके पूछा जाए कि कितना लीटर होता है, तो याद रखना है 16 लीटर। कितना है? 16 लीटर। अगर रेंज पूछा जाए तो याद रखना है 15 से 20 लीटर। कितना है? 15 से 20 लीटर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। नैपसैक स्प्रेयर के अंदर जो कैपेसिटी वो कितनी है? 16 लीटर। अगर एवरेज पूछा जाए तो कितना है? 15 से 20 लीटर। जैसे 10 लीटर है, 15 लीटर है, इस तरीके से क्वेश्चन आए तो 16 लीटर राइट आंसर जाएगा, और रेंज में पूछा जाए तो 15 से 20 लीटर। ये चीज क्लियर है। इसके बाद में मैंने आपको स्प्रिंकलर इरिगेशन पढ़ाया था, तो एक उसका हेड के बारे में बात की, जिसको हम क्या बोलते हैं? नोजल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोजल कहा जाता है। नोजल किस प्रकार के इरिगेशन का हेड कहा जाता है? सॉरी, स्प्रिंकलर का कहा जाता है। जबकि अगर हम बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन की, ड्रिप इरिगेशन का हेड इमिटर कहा जाता है। इमिटर दो प्रकार के होते हैं, एक पॉइंट सोर्स इमिटर होता है और एक लाइन सोर्स इमिटर होता है। क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स के लिए कौन सा इमिटर? लाइन सोर्स, ठीक है। नोजल की बात करते हैं, स्प्रे नोजल्स जिन्हें कहा जाता है स्प्रे नोजल। जनरली स्प्रे नोजल्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्लैट फैन नोजल, फ्लैट फैन नोजल, और एक होता है फ्लड जेट नोजल। आप मुझे बताओ कि फ्लडिंग जो है वो सोइल सरफेस पे होती है या हवा में होती है? सोइल सरफेस पे होती है। यानी जितने भी सोइल अप्लाइड हर्बिसाइड, सोइल अप्लाइड हर्बिसाइड के लिए जो नोजल यूज हम करते हैं वो कौन सा नोजल है? फ्लड जेट है। कौन सा है? फ्लड जेट। जितने भी सोइल अप्लाइड हर्बिसाइड है उनके लिए कौन सा? फ्लड जेट नोजल यूज किया जाता है। क्लियर है? अब सोइल अप्लाइड हर्बिसाइड की अगर मैं बात करूं तो मैंने एक क्लास में आपको बताया था कि जो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन हर्बिसाइड है और एक आपका प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है, ये दोनों किस नेचर के होते हैं? सोइल अप्लाइड हर्बिसाइड है। कौन सा है? सोइल अप्लाइड। तो अगर आपसे पूछा जाए फोलिएज अप्लाइड हर्बिसाइड के लिए किसका यूज किया जाता है, तो फोलिएज अप्लाइड हर्बिसाइड के एप्लीकेशन के लिए किसका यूज किया जाता है? फ्लैट फैन नोजल का किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? फ्लैट फैन नोजल का। यानी ये दोनों नोजल जो है वो किसके एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं? हर्बिसाइड एप्लीकेशन। किसकी बात कर रहे हैं? हर्बिसाइड एप्लीकेशन। तो हर्बिसाइड एप्लीकेशन के लिए कौन कौन से नोजल बेस्ट होते हैं? फ्लैट फैन नोजल और फ्लड जेट नोजल। कौन सा नोजल जो है सोइल अप्लाइड हर्बिसाइड के लिए सुटेबल है? फ्लड जेट। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन या प्री इमरजेंस, दोनों किस नेचर के हैं? सोइल अप्लाइड है। यानी कौन सा होगा? फ्लड जेट। फोलिएज एप्लीकेशन के लिए फ्लैट फैन नोजल, ठीक। एक नोजल आता है जो आपको पैथोलॉजी के अंदर या फिर सर ने जो है एंटोमोलॉजी पढ़ा होगा या तो बताया होगा, एक होता है होलो कोने नोजल। क्या होता है? होलो कोने नोजल। होले कोनो नोजल जो है यूज किया जाता है इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशन के लिए। किसके लिए? इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशन के। ये तीन नोजल जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। होले कोने नोजल जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? इंसेक्टिसाइड के एप्लीकेशन के लिए। जबकि फ्लैट फैन और फ्लड जेट नोजल किसके लिए यूज किए जाते हैं? किसके लिए? हर्बिसाइड एप्लीकेशन के लिए। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? फटाफट 1 मिनट के अंदर जो है आप इन दोनों चीजों को लिख लीजिए, मतलब 2 मिनट के अंदर। चलिए थी, इसके पहले एक और स्लाइड थी क्या जो आपने नहीं लिखी? ये तो लिख लिया था। चलो लिखो इसको थोड़ा सा। LD50 वाली नहीं लिखी थी क्या? नहीं लिखी थी? LD50, चलो पहले LD50 वाली लिख लो ना, इसको बाद में लिखना। चलो ये लिख लो पहले, बात नहीं भाई पीछे। हरिओम कुमार, बात नहीं। हरिओम पमार का नाम सुना है आप लोगों ने? वहाँ कवि है, बहुत फेमस कवि है हरिओम पमार। LD50 वैल्यू पूरे भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहां पर पहली बार जो बजट पेश किया गया है वो मुख्यमंत्री ने उस बजट को पेश नहीं किया है, वित्त मंत्री ने जो है, सॉरी, एकमात्र ऐसा राज्य, हाल में एकमात्र ऐसा राज्य जहां पर जो बजट पेश किया गया है, अधिकांश होता क्या है कि प्रत्येक राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वही वहां का वित्त मंत्री होता है, लेकिन हाल ही में जो है राजस्थान एक ऐसा राज्य है
जहां की जो दिया कुमारी जी हैं, जो कि वित्त मंत्री भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी है, उन्होंने जो है आज बजट पेश किया है। अधिकांश जो बजट पेश किया जाता है विधानसभा में वो वहां का मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, आंसर सहित मैंने आपको व्याख्या कर दी ना। चलो, salinity present in the irrigation water is given in terms of ESR value. ESP होना चाहिए यार, ESR की जगह एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज होना चाहिए। SR की जगह या तो SAR होता या ESP होता। ठीक है, statement citing the extent of soil salination and solidification depend on the type and amount of salt, their relative abundance in soil and effect on soil pH। बिल्कुल, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते अगर पहले वाला जो है ESR की जगह ESP होता तो। ठीक है, LD50 की यूनिट जो है मिलीग्राम होती है, PPM भी हो सकती है। ठीक है, लिखा ही आपने। स्प्रे वॉल्यूम क्लासिफिकेशन, राजस्थान सरकार के द्वारा जो बाध्यता थी पहले कि केवल एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और LPM वाले जिन्होंने MSc किया है और जो बीएड कर रखे वही फर्स्ट ग्रेड में एलिजिबल हो सकते हैं, उस बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। और अभी जो है किसी भी सब्जेक्ट में आप MSc करो और बीएड अगर आप कर लेते हो तो आप फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल हो। ठीक, सबसे अच्छी जॉब आप लोगों को कौन सी लगती है? अगर आपसे कहा जाए साइंटिस्ट, वेरी गुड, डबल हो, सबका अपना अपना ये भी सही है ना, जो मिल जाए। थोड़ा जल्दी लिखो यार। क्या विष्णु, क्या लिख रहे हो? अच्छा अच्छा, नहीं कुछ खत वत मत लिखने लग जाना। एरियल एप्लीकेशन ही है ना, तुम समझ गए होंगे वैसे। ग्राउंड एप्लीकेशन 15 से 75 लीटर पर हेक्टेयर। अदर स्टेट के स्टूडेंट्स राजस्थान के कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं? अदर स्टेट के स्टूडेंट्स जो है राजस्थान के कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं? वो एग्जाम नहीं दे सकते जिनके अंदर डोमिसाइल रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो जैसा कि हमारा राजस्थान PPG है, राजस्थान PhD, इसका एग्जाम नहीं दे सकते हो। जॉब वाले आप एग्जाम दे सकते हो जिसके अंदर 5% रिजर्वेशन अदर स्टेट के लिए है। ठीक है, लिखा? चलो लिखो। फर्स्ट स्लाइड में लास्ट लाइन, चलो अभी बताते हैं। तो संडे को आपका पेपर है और उसमें पूरा वीड मैनेजमेंट आ रहा है ना? 25 क्वेश्चन शायद है ना? चलो लिखा आपने? वीड से आएंगे, और से भी देना है क्या? चलो, ये लोअर ट्राइंगल लिखा हुआ है और अपर ट्राइंगल है ना? नहीं, किसी स्टूडेंट्स का बाकी था, ये लिख लिया आप लोग? होलोकोनेनोजल इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशन के लिए ना, एक ट्रिपल एक्शन नोजल करके और आता है, उसको अंदर तीनों का एप्लीकेशन किया जाता है। ट्रिपल एक्शन
नोजल, यानी इंसेक्टिसाइड के लिए भी, हर्बिसाइड के लिए भी, और लास्ट में फंजीसाइड के लिए भी। एक साथ जो है वो तीनों का एप्लीकेशन करने की कैपेबिलिटी भी रखता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल एक्शन नोजल। ट्रिपल एक्शन नोजल, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड और लास्ट में लिखा हुआ है फंजीसाइड। पेंडामिथालिन अगर मान लो आप स्प्रे करना चाहते हो तो कौन सा नोजल लोगे? पेंडामिथालिन एप्लीकेशन के लिए कौन सा नोजल यूज करोगे? फ्लड जेट करोगे, ठीक है। और बाइस्पाइरिवेक सोडियम के लिए, जिसको हम नॉमिनी गोल्ड बोलते हैं, जो राजस्थान पीपीजी 2020 में क्वेश्चन आया था, उसके लिए देखो बाइस्पाइरिवेक सोडियम मैंने बताया था पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा है? फ्लैट। फोलियस एप्लाइड हर्बिसाइड यानी पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड, यहां पर लिख लेना नीचे, पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड के लिए, पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड के लिए फ्लैट फैन नोजल। लास्ट में ये है भाई ट्रिपल एक्शन नोजल, एक और प्रकार है नोजल का, यानी एक नोजल का यूज आप तीन चीजों के लिए कर सकते हो। वो कौन कौन सा है? इंसेक्टिसाइड स्प्रे के लिए भी, हर्बिसाइड स्प्रे के लिए भी और फंजीसाइड स्प्रे के लिए भी, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल एक्शन नोजल। ट्रिपल एक्शन नोजल सुटेबल फॉर इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड एंड हर्बिसाइड एप्लीकेशन। फ्लैट फैन नोजल एंड फ्लड जेट नोजल। लिखा? ट्रिपल एक्शन नोजल इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड और फंजीसाइड के लिए। चलिए लिख लिया। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट आने वाला है और आपको ध्यान से देखना है, और मैं भी चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से समझो तो इजी में समझ में आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ना, वीड मैनेजमेंट का है। न्यूमेरिकल आ रहा है, ठीक है। चलो देखना एक बार, मैं आपके सामने एक फील्ड बना रहा हूं। इस फील्ड के अंदर दो प्लॉट है। कितने प्लॉट है? दो। एक ए है और एक बी है। प्लॉट लिख दें, ठीक है। मान लो आपने यहां पर जो है कौन सी क्रॉप लगाई है? वीट। इधर भी क्या है? वीट है। वीट के अंदर जो वीड लगता है मेनली कौन सा लगता है? फ्लेरिस माइनर। तो इसके अंदर भी क्या है? फ्लेरिस माइनर। इसके अंदर भी क्या है? फ्लेरिस माइनर, ठीक है। ये मान लो ये 1 हेक्टेयर एरिया है और ये भी क्या है आपका? 1 हेक्टेयर एरिया है, ठीक है। एक फार्मर है जिसका नाम क्या रखें? रामलाल जी ना, रामलाल जी अच्छे लगते हैं। रामलाल जी एक फार्मर है जो क्या करते हैं, खेत में आते हैं और खेत में आकर जो है बी प्लॉट जो है, उस बी प्लॉट के अंदर तो अब मान लो फ्लेरिस माइनर को किल करने के लिए हम आइसोप्रोट्यूरोन यूज करते थे, लेकिन आइसोप्रोट्यूरोन ने जो है रेजिस्टेंस शो किया था। कब किया था? 1993 में। किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? बताओ। मलिक एन सिंह। किसने किया था? मलिक एन सिंह ने 1993 में पंजाब में डिस्कवर किया कि फ्लेरिस माइनर जो है वो आइसोप्रोट्यूरोन के प्रति क्या करता है? रेजिस्टेंस शो करता है। और वर्ल्ड लेवल के अंदर जो है फर्स्ट जो वीट प्लांट था वो सेंसियो वल्गेरिस था, जिसने एट्राजिन के खिलाफ 1968 में यूएसए के अंदर रेजिस्टेंस शो किया था, ठीक है। अब यहाँ पर रामलाल जी आइसोप्रोट्यूरोन डाल नहीं सकते तो क्या डालेंगे? मैंने आपको बताया था आईपीएस, यानी जो आइसोप्रोट्यूरोन है वो बैन हो चुका है, तो फ्लेरिस माइनर किसके साथ जाएगा? सल्फोसल्फ्यूरोन के। और इसकी मात्रा ए से, यानी इससे कितनी बन जाएगी? लगभग 15 से 20 ग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। यहां इन्होंने सल्फोसल्फ्यूरोन डाला और किसको किल किया? फ्लेरिस माइनर को इन्होंने किल किया, ठीक है। और ए प्लॉट जो होता है यहां पर इन्होंने किसी भी हर्बिसाइड का एप्लीकेशन नहीं किया, ना तो यहां पर इन्होंने हैंड बीडिंग किया, ना किसी हर्बिसाइड का एप्लीकेशन किया। मतलब वीट के साथ क्या है? फ्लेरिस माइनर के प्लांट है, दोनों के बीच में कंपटीशन होगा और यहां पर भी फाइनल इल्ड हम निकालेंगे और यहां पर भी हम फाइनल इल्ड निकालेंगे। इस इल्ड पर आप मत जाओ, यहां पर मैं इनको दो नाम दूंगा। मैंने किसके अंदर ट्रीटमेंट किया? ए प्लॉट के अंदर ट्रीटमेंट किया या बी के अंदर ट्रीटमेंट किया? किसके अंदर किया? बी प्लॉट के अंदर मैंने क्या किया है? हर्बिसाइड का एप्लीकेशन किया है। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट होता है। क्या होता है? ट्रीटमेंट। तो इस बी प्लॉट को हम क्या बोल देंगे? ट्रीटेड प्लॉट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ट्रीटेड प्लॉट। क्लियर है?
ए प्लॉट हमारा क्या कहलाएगा, इसको हमने कंट्रोल रखा यानी नियंत्रण में रखा, मतलब हमने इसके अंदर किसी भी हर्बिसाइड का एप्लीकेशन नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि फील्ड एक्सपेरिमेंट जब होते हैं, जब आप एमएससी में आओगे तो दो टर्मिनोलॉजी आती है, कंट्रोल प्लॉट आता है और एक ट्रीटेड प्लॉट है। ट्रीटेड प्लॉट क्या होता है कि वह प्लॉट जहां पर हम हमारे एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अप्लाई करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्रीटेड प्लॉट। कंट्रोल प्लॉट जहां पर हम कोई भी एप्लीकेशन नहीं करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल प्लॉट। ये चीज समझ में। यहां पर मैंने कितना ग्राम डाला था, 15 से 20 ग्राम। मान लो इन रामलाल जी के पास एक और प्लॉट होता जिसको हम सी प्लॉट बोल देते। कौन सा प्लॉट बोलते हैं, सी प्लॉट। और इस सी प्लॉट के अंदर जो है कंसंट्रेशन 15 से 20 की जगह हम 30 से 50 ग्राम डाल देते, तो ये भी हमारे लिए क्या होता, कंट्रोल होता या ट्रीटेड प्लॉट होता, ट्रीटेड प्लॉट होता। कौन सा होता, ट्रीटेड प्लॉट। मतलब आप ये दोनों टर्मिनोलॉजी को समझ चुके हो, क्लियर है। अब इसके बाद में एक चीज आती है वीड कंट्रोल, वीड कंट्रोल इफिशियंसी। क्या आता है, वीड कंट्रोल इफिशियंसी। वीड कंट्रोल इफिशियंसी को समझने के लिए पहले मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। जैसे मान लो कोई फील्ड है, इस फील्ड के अंदर वही आप वीटीएम लगाएंगे, ठीक है, यहां भी वीट लगा है, यहां भी वीट लगा है। बी प्लॉट ऐसा है जिसके अंदर हमने कोई भी हर्बिसाइड का एप्लीकेशन नहीं किया है, मतलब ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लॉट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कंट्रोल प्लॉट। यहां पर हमने जो हर्बिसाइड एप्लीकेशन किया है वो कौन सा है, बी हर्बिसाइड है। यहां पर जो हमने हर्बिसाइड अप्लाई किया है वो ए हर्बिसाइड। अब हम ये देखना चाहते हैं कि पर्टिकुलर प्लॉट के अंदर या इस वीट के अंदर वीड कंट्रोल करने के लिए कौन सा हर्बिसाइड बेस्ट होगा, बी बेस्ट होगा या ए बेस्ट होगा। जैसे मार्केट में क्या होता है, कभी भी कोई हर्बिसाइड जब नया मार्केट में आता है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट हर्बिसाइड का नाम याद रखना, टेम्बोट्राइन। क्या है, टेम्बोट्राइन। ये अभी न्यूली डिस्कवर्ड हर्बिसाइड है फॉर मेज, मेज के लिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है जेआरएफ के अंदर, ठीक है, कि टेम्बोट्राइन हर्बिसाइड का एप्लीकेशन किस क्रॉप के अंदर किया जाता है, तो किसके अंदर किया जाता है, मेज के अंदर। अब जैसे मार्केट में कौन सा आया, टेम्बोट्राइन आया। कौन सा आया, टेम्बोट्राइन। हम पहले से कौन सा यूज कर रहे थे, एट्राजीन। कौन सा यूज कर रहे थे, एट्राजीन। अब हम देखेंगे कि कौन सा हर्बिसाइड जो है मेज के अंदर वीड कंट्रोल अच्छे से करता है, टेम्बोट्राइन करता है या फिर एट्राजीन करता है। तो इसका हम पता कैसे लगाएं, किस तरीके से इनकी एफिशिएंसी को कैलकुलेट करें। तो इसके लिए हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, वीड कंट्रोल एफिशिएंसी। क्या है, वीड कंट्रोल एफिशिएंसी। एक बार पहले मैं इस वीड कंट्रोल एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखता हूं, फिर इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। वीड कंट्रोल एफिशिएंसी जो है वो किसके लिए निकाली जाती है, पहली चीज टू कैलकुलेट द efficiency of हर्बिसाइड। हर्बिसाइड की इफिशियंसी को कैलकुलेट करने के लिए कुछ हम फॉर्मूलाज यूज करते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट कौन सा है, वीड कंट्रोल इफिशियंसी है। और वीड कंट्रोल इफिशियंसी का जो फॉर्मूला है वो है वीड पॉपुलेशन इन कंट्रोल प्लॉट माइनस वीड पॉपुलेशन इन ट्रीटेड प्लॉट डिवाइडेड बाय क्या आएगा, वीड पॉपुलेशन इन कंट्रोल प्लॉट इनटू 100। मतलब इफिशियंसी किस में आएगी, परसेंटेज में आएगी। ये चीज क्लियर है। इसको हम और शॉर्ट में लिख सकते हैं, वीड पॉपुलेशन इन कंट्रोल माइनस वीड पॉपुलेशन इन ट्रीटेड डिवाइडेड बाय वीड पॉपुलेशन इन कंट्रोल इनटू 100। ये किसका फॉर्मूला है, आपके वीड कंट्रोल एफिशिएंसी का, जो किसके लिए कैलकुलेट किया जाता है, हर्बिसाइड की एफिशिएंसी को लिए। ये चीज क्लियर है। जो अधिकतर कंफ्यूजन होता है वो कहां होता है, इस जगह होता है कि यहाँ पर कंट्रोल आएगा, ट्रीटेड आएगा। तो सबसे पहले याद रखना है सीटी। जब भी हम उदयपुर के अंदर आते हैं तो उदयपुर को क्या बोलते हैं, सिटी रेलवे स्टेशन बोलते हैं, राणा प्रताप है। तो हम सिटी में आएंगे तो सबसे पहले क्या आता है, सी आता है, फिर क्या आता है आपका, टी आता है। तो वीड पॉपुलेशन इन कंट्रोल माइनस वीड पॉपुलेशन इन ट्रीटेड डिवाइडेड बाय वीड पॉपुलेशन इन कंट्रोल इनटू 100। ये चीज क्लियर है। इसके बाद इसी से मिलता जुलता एक और फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं वीड कंट्रोल इंडेक्स। क्या कहा जाता है, वीड कंट्रोल इंडेक्स। वहां पर जो है वीड कंट्रोल तो सेम था, लेकिन इंडेक्स की जगह वहां पर क्या था, इफिशियंसी था। क्या था, इफिशियंसी। आपने देखा होगा कि किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप आते हो, रॉयल इंस्टीट्यूट में अगर आप आते हो तो आपको एक आईडी कार्ड इशू किया जाता है। अगर वो आईडी कार्ड आपके पास नहीं है तो आपको एंट्री नहीं दी जाती। लेकिन हो सकता है आप
ऐसे भी आते होंगे, है ना। चलो वीट कंट्रोल इंडेक्स की बात करते हैं। तो इंडेक्स जब भी आएगा तो हमें किसको याद रखना है? आईडी को याद रखना है। किसको याद रखना है? आईडी, ठीक है। यानी इसका फॉर्मूला हो सकता है वीट ड्राई मैटर इन कंट्रोल प्लॉट माइनस वीट ड्राई मैटर इन ट्रीटेड प्लॉट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? वीट ड्राई मैटर इन कंट्रोल प्लॉट। क्या आएगा? कंट्रोल प्लॉट, ठीक है। और इसके आगे आपको इनटू 100 करना है, यानी ये किस में आ जाएगा? आपका परसेंट में आ जाएगा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं वीट ड्राई मैटर इन कंट्रोल माइनस वीट ड्राई मैटर इन ट्रीटेड डिवाइडेड बाय वीट ड्राई मैटर इन कंट्रोल इनटू 100। ये किसका फॉर्मूला है? आपके वीट कंट्रोल इंडेक्स का। किसका है? वीट कंट्रोल इंडेक्स का है। समझ में आया? जब भी इंडेक्स होगा तो क्या आएगा? ड्राई मैटर आएगा। क्या आएगा? ड्राई मैटर। इफिशियंसी होगी तो क्या आएगा? पॉपुलेशन आएगा। ये चीज क्लियर है? अब यहां पर एक लाइन में लिख रहा हूं और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि वैल्यू ऑफ वीट कंट्रोल इफिशियंसी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर वीट कंट्रोल इंडेक्स इज प्रोपोर्शनल टू efficiency ऑफ हर्बिसाइड। किसके प्रोपोर्शनल है? इफिशियंसी ऑफ हर्बिसाइड के। यहां पर याद रखना है इस सी का मतलब जो है वीड कंट्रोल है। क्या है? वीड कंट्रोल इफिशियंसी है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? वीड कंट्रोल इंडेक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी हर्बिसाइड के लिए यदि हम वीड कंट्रोल इंडेक्स निकालें या वीड कंट्रोल इफिशियंसी निकालें, दो हर्बिसाइड के लिए हमने इनको कैलकुलेट किया, किस हर्बिसाइड को बेस्ट कहेंगे कि जिसके लिए वीड कंट्रोल इंडेक्स या वीड कंट्रोल इफिशियंसी की वैल्यू ज्यादा होगी, उसको वीड कंट्रोल करने की इफिशियंसी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी वो हर्बिसाइड जो है वो क्या होगा? इफिशियंट हर्बिसाइड होगा। ये चीज समझ में आई? आप पहले फटाफट जो है इन दोनों फॉर्मूला को लिखो और हम 2-3 न्यूमेरिकल जो है इन पे बेस्ट करेंगे, ठीक है। प्लॉट वाला सिस्टम समझ में आ गया? कंट्रोल प्लॉट क्या रहेगा, ट्रीटेड प्लॉट क्या रहेगा? तो एक बार इसको लिखो, टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ हर्बिसाइड। weed control efficiency, weed population in control plot minus weed population in treated plot divided by weed population in control plot into 100। देखो पॉपुलेशन की जगह आपको वहां डेंसिटी भी मेंशन हो सकता है, ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि एक पर यूनिट एरिया के अंदर जो है कितने लोग रहते हैं, यही होते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, कि पर मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। वीट डेंसिटी का मतलब क्या है? पर मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर कितने नंबर ऑफ वीट प्लांट है, वो क्या कहलाता है? वीट डेंसिटी। नंबर ऑफ वीट प्लांट मतलब पॉपुलेशन को इंडिकेट करेगा, तो डेंसिटी भी आपको यहाँ पर मेंशन हो सकता है। वीट कंट्रोल इफिशियंसी, वीट पॉपुलेशन इन कंट्रोल प्लॉट माइनस वीट पॉपुलेशन इन ट्रीटेड प्लॉट डिवाइडेड बाय वीट पॉपुलेशन इन कंट्रोल प्लॉट इनटू 100, ठीक है। पॉपुलेशन की जगह डेंसिटी भी आपको मेंशन हो सकता है, ठीक है। लिख लिया?
वीड कंट्रोल इंडेक्स ये भी लिख लीजिए। फिर एक न्यूमेरिकल जो है आपको करना है, मेज फील्ड है, उस मेज फील्ड के अंदर जो है 3 प्लॉट है, कंट्रोल प्लॉट यील्ड जो है 550 केजी पर हेक्टेयर है, और जहां पर आपने एट्राजीन का एप्लीकेशन किया है, एट्राजीन अप्लाइड प्लॉट कंट्रोल प्लॉट वीड ड्राई मैटर 550 केजी पर हेक्टेयर, एट्राजीन अप्लाइड प्लॉट वीड ड्राई मैटर 345 है, और सीमाजीन अप्लाइड वीड ड्राई मैटर। एक बार इस फॉर्मूले के माध्यम से थोड़ा जूम करें, दिखाई नहीं दे रहा क्या ये? 550 550 550। कैलकुलेट द विच वन हर्बिसाइड, केजी में ही है ये, केजी में लिखा हुआ है, केजी में। आप कहाँ देख रहे हो? नहीं नहीं, ये केजी में लिखा हुआ है, ठीक। एक लाइन इसमें लिख लेना, इस न्यूमेरिकल लिखने के बाद विच वन हर्बिसाइड इफिशिएंट, कौन सा हर्बिसाइड जो है वो हाईली इफिशिएंट हर्बिसाइड होगा, इस न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको अपन लैंग्वेज में भी लिख सकते थे। अ फार्मर हैव 3 प्लॉट्स, ठीक है, इन वन प्लॉट द वीट ड्राई मैटर अकेयर 550 kg per hectare and another plot which treated with the atrazine, ठीक है, and the वीट ड्राई मैटर अकेयर 345 kg per hectare, and while the simazine treated plot वीट ड्राई मैटर is just 260 kg per hectare, and calculate the या compare the which one herbicide is best herbicide। 550 है भाई, 550 लिखा हुआ है केजी पर हेक्टेयर। कंट्रोल प्लॉट वीट डायमीटर इज 550 केजी पर हेक्टेयर। एट्राजीन एप्लीकेशन वीट डायमीटर इज 345 केजी पर हेक्टेयर। सीमाजीन अप्लाइड वीट डायमीटर इज 260 केजी पर हेक्टेयर। कैलकुलेशन करना है विच वन हर्बिसाइड इफिशिएंट हर्बिसाइड, ठीक है। शॉर्ट में ये है कि कौन सा हर्बिसाइड जो है मेज के अंदर वीड को इफिशिएंटली कंट्रोल करता है, ठीक है, मेज के अंदर, सीमाजीन या एट्राजीन। ये फॉर्मूला जो है वीड कंट्रोल इंडेक्स का है, जिसके अंदर वीड ड्रायमीटर इन कंट्रोल प्लॉट माइनस वीड ड्रायमीटर इन ट्रीटेड प्लॉट डिवाइडेड बाय वीड ड्रायमीटर इन कंट्रोल प्लॉट, या इसको हम लिख सकते हैं WDMC माइनस WDMT डिवाइडेड बाय WDMC इनटू 100, ठीक है। एक न्यूमेरिकल आपको लिखना है, मेज के फील्ड में कंट्रोल प्लॉट वीड ड्रायमीटर इज 550 kg पर हेक्टेयर, एट्राजीन अप्लाइड प्लॉट वीड ड्रायमीटर इज 345 kg per hectare and Simazine applied wheat diameter is 260 kg per hectare। आया राइट आंसर? Simazine पक्का 100%। चलो एक बार देखते हैं इसको, लिखा आप लोगों ने ये? चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है कंट्रोल प्लॉट, और कंट्रोल प्लॉट में हमें जो डायमीटर दे रखा है वो किसका दे रखा है? वीड का दे रखा है। यहां पर कितना है? 550 kg पर हेक्टेयर। सेकेंड जो है हमें दे रखा है
देखो ड्राई मैटर आ गया, और ड्राई मैटर किसका है? वीट का है। तो जब भी ड्राई मैटर आ गया इसका मतलब हम कौन सा इंडेक्स यूज करेंगे? वीट कंट्रोल इंडेक्स यूज करेंगे। और वीट कंट्रोल इंडेक्स के लिए हमें तीन चीजें चाहिए, या दो चीजें हम मान लो, वीट ड्राई मैटर इन कंट्रोल माइनस वीट ड्राई मैटर इन ट्रीटेड डिवाइडेड बाय वीट ड्राई मैटर इन कंट्रोल इनटू 100। ये एक फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हमें दो हर्बिसाइड दिए हुए हैं, कौन कौन सा है? एक एट्राजीन है और एक सीमाजीन है। कौन सा है? एक एट्राजीन है और सेकंड कौन सा है? सीमाजीन है। तो पहले तो हम एट्राजीन के लिए कैलकुलेशन करेंगे कि वीट कंट्रोल इंडेक्स कितना रहा है, फिर सीमाजीन के लिए करेंगे। तो फर्स्ट किसके लिए कैलकुलेट करें? एट्राजीन के लिए। वीट कंट्रोल इंडेक्स फॉर एट्राजीन। एट्राजीन है तो एट्राजीन से जिसको ट्रीट किया है वो क्या हो जाएगा? एट्राजीन ट्रीटेड प्लॉट हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लॉट की यील्ड तो कितनी आएगी? सेम है। कितनी आएगी? 550। ठीक, कितनी आएगी? 550। इसके बाद में एट्राजीन अप्लाइड जो प्लॉट है, यानी एट्राजीन ट्रीटेड प्लॉट हुआ, उसकी यील्ड कितनी दे रखी है आपको? देखो 345 केजी पर हेक्टेयर। कितना है? 345 केजी पर हेक्टेयर। तो यहां पर अपन ने कितना लिख दिया? -345। ठीक, डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या जाएगा? कंट्रोल प्लॉट का जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 550 इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये चीज क्लियर है? इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 550 में से 345 माइनस करो, कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 205। कितना आ रहा है? 205। तो 205 डिवाइडेड बाई 550 इंटू 100, इसको सॉल्व किया तो कितना आ रहा है? 37 पॉइंट, कितना आ रहा है? 37 पॉइंट 10 से 10 क्रॉस हो गया, 11 और 41, और 410 में जो है हमें 11 का डिवाइडेशन करना है। बताओ, 11 तिया 33, और 33 के अंदर जो है 37.2 आ रहा है। चलो 37 मान लेते हैं अप्रोक्स। कितना आ रहा है? 37 मान लेते हैं। अप्रोक्स कितना आ रहा है? 37%। यानी एट्राजीन के लिए जो वीट कंट्रोल इंडेक्स की वैल्यू है वो कितनी आई? लगभग 37% आई। कितनी आई? 37%। अगर हम सेकंड की बात करते हैं, किसका है? वीट कंट्रोल इंडेक्स फॉर सीमाजीन। तो सीमाजीन के लिए जो वीट कंट्रोल इंडेक्स का फॉर्मूला होगा वो भी सेम होगा जो किसके लिए? एट्राजीन के लिए है। लेकिन जो सीमाजीन ट्रीटेड प्लॉट है उसकी यील्ड कितनी दे रखी है? उसकी यील्ड दे रखी है 260 केजी। कितनी दे रखी है? 260। इसको अगर हम रखते हैं यहां पर तो 550 माइनस 260 डिवाइडेड बाई 550 इंटू 100। यहां पर हम कोई भी यूनिट इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि सब क्या है? सेम यूनिट है, यूनिट से यूनिट क्रॉस हो जाएगा, तो इसलिए हम यहां पर नहीं लिख रहे हैं। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 550 में से 260 अगर माइनस करते हो तो कितना आता है? कितना आ रहा है? 290। ठीक है, 290 डिवाइडेड बाई 550 इंटू 100। इससे इसको क्रॉस करोगे तो कितना आएगा? लगभग 52% के लमसम आना चाहिए। कितना आ रहा है? 52% आ रहा होगा। 52% कुछ 11 या कुछ ऐसा आ रहा होगा। एक बार देखना, लगभग 52.7% आएगा। यानी अप्रोक्स कितना है यहां पर? 52.7%। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि दो हर्बिसाइड हमने यूज किए। किसके फील्ड में? मेज के फील्ड में। एक हमने यूज किया था कौन सा? एट्राजीन, जिसकी एफिशिएंसी कितनी आई? 37%। दूसरा किया था कौन सा? सीमाजीन, जिसकी कितनी आई? 52% या मान लीजिए 52% आई। मैंने कहा था कि आप कोई सा भी हर्बिसाइड यूज करो, यदि उसके लिए क्या, एक लाइन मैंने आपको लिखाई थी, पीछे है क्या? वैल्यू ऑफ वीट कंट्रोल एफिशिएंसी या वैल्यू ऑफ वीट कंट्रोल इंडेक्स इज प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी ऑफ हर्बिसाइड। जिस हर्बिसाइड के लिए वीट कंट्रोल इंडेक्स या वीट कंट्रोल एफिशिएंसी की वैल्यू ज्यादा होगी वही आपका क्या कहलाता है? एफिशिएंट हर्बिसाइड कहलाता है। यानी यहां पर हमने एट्राजीन और सीमाजीन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया था, तो दोनों में से कौन सा हर्बिसाइड बेस्ट रहेगा? सीमाजीन जो है आपका बेस्ट रहेगा। 52% जो है इसकी क्या आई थी? वीट कंट्रोल इंडेक्स आया था। क्लियर है? आपको यहां से किस प्रकार के एग्जाम्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? या तो 3-4 हर्बिसाइड्स का नाम देगा, इतना इतना ड्राई मैटर है, इतना इतना जो है पॉपुलेशन है, बताइए कौन सा हर्बिसाइड जो है वो बेस्ट रहेगा। इस तरीके से पूछा जा सकता है। या पर्टिकुलर हर्बिसाइड के लिए आपको इनकी वैल्यू निकलाई जा सकती है, या पूछा जा सकता है कि कौन सा फॉर्मूला जो है वो वीट कंट्रोल इंडेक्स का है या फिर वीट कंट्रोल एफिशिएंसी का है। समझ में आया ये चीज? अब एक जो है हम दिमागिया तौर पे भी बता सकते हैं कि कौन सा जो है राइट होगा।
एक बार इसको देखो, इन दोनों प्लॉट में किस प्लॉट के अंदर वीड का डायमीटर ज्यादा आ रहा है, ए के अंदर या बी के अंदर? किसके अंदर आ रहा है भाई? इसको तो छोड़ो ना आप, इसके अंदर तो हमने किसी चीज का एप्लीकेशन नहीं किया, इसमें तो जाहिर से बात आना ही है, कोई हर साइड से ट्रीट नहीं किया, तो इसके तो वीड डायमीटर का वैल्यू ज्यादा आएगा ही सही। लेकिन एट्राजीन और सेमाजीन में आप देखो कि किसके अंदर जो है वीड का डायमीटर ज्यादा है, एट्राजीन में जा रहा है। मान लो जैसे दो प्लॉट थे, ए प्लॉट था जिसके अंदर 10 डायमीटर आया वीड का, और दूसरा प्लॉट था जिसके अंदर 5 केजी आया और इसके अंदर 10 केजी आया। 10 केजी डायमीटर आया, इसका मतलब क्या है? वीड पॉपुलेशन ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर वीड पॉपुलेशन ज्यादा है, और यहाँ पर जो है इसके कंपैरिजन में वीड पॉपुलेशन क्या है? कम है। और दोनों के अंदर जो है, इसके अंदर हमने एट्राजीन डाला, इसके अंदर हमने सीमाजीन डाला, और एक हो गया 550 केजी वाला। तो यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं कि इन दोनों प्लॉट में किसके अंदर वीड का डायमीटर ज्यादा आ रहा है? एट्राजीन से ट्रीटेड वाले में। इसका मतलब एट्राजीन ने इफेक्टिवली वीड कंट्रोल नहीं किया है, किसके कंपैरिजन में? सीमाजीन के। सीमाजीन ने वीड कंट्रोल किया है, इस वजह से यहाँ पर वीड का डायमीटर क्या है? कम आया है। इसका मतलब ये क्या रहेगा? ज्यादा इफिशियंट रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो है आपको याद रखना है। एक बार अपन इसका रिवीजन कर लेते हैं, और फिर मैं आज आपके लिए कुछ लेके आया था, लेकिन समय की बाध्यता होने की वजह से कल अपन इसको कवर करेंगे। ये कुछ पर्टिकुलर हर्बिसाइड्स रहेंगे, उनके नाम कैसे याद करना है उसके बारे में बात करेंगे, और आपकी भी ये नहीं दिखाई थी आप लोगों को, और एक आप लोगों की मांग थी कि हमें जो है वो वीड्स के फोटो दिखाओ, है ना, तो वो भी मैं पूरा लेके आया हूँ जुगाड़, और उसको अपन कल जो है कवर अप करेंगे ना, चलेगा? ये इस तरीके से जो है सारे वीड्स का हम देखेंगे, जो भी 60-65 वीड है। ठीक है, तो कल की क्लास के अंदर हम इनको कवर करेंगे। ज्यादा आपको नाम याद नहीं रखेंगे, बस ऐसे 2-5 वीड प्लांट्स होंगे, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बाद पहले न्यूमेरिकल करा देंगे, न्यूमेरिकल कराने के बाद में पूरा आराम से कराएंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।